सो हाय गाइज, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूँ आशीष सिंह, आपका मैथ्स टीचर। सो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का सेकेंड लास्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और चीज़ें काट दिया गया है, तो आपके लिए बड़ा बेनिफिट है। तो ये जो भी चीज़ें हुआ है लॉकडाउन की वजह, कोविड-19 की वजह से हुआ है, तो लगा दो चाइनीज़ को, है ना। सो एक्चुअली है क्या, ये स्पेशल वीडियो हम बना रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्लियर है, 2021 का जो बोर्ड एग्जाम हो रहा है उसी के बेस पे हम ये स्पेशल वीडियो बना रहे हैं। जो सिलेबस कम हुआ है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पूरा वीडियो रहेगा। तो ये वीडियो वन शॉट में रहेगा, वन शॉट में रिवीजन हम कराएंगे आपको। ये पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको समझाने का। क्लियर है, उसके बाद आपको हम हर चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराएंगे, 10 या 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है एग्जाम में। MCQs भी कराएंगे, और फिर भी कमी पड़ गई तो लाइव सेशन भी रखेंगे, लाइव डाउट सेशन। ठीक है, तो उसमें भी आप हमसे पूछ सकते हो। कमेंट करके जरूर बताना जब भी लाइव सेशन चाहिए होगा आपको। ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल लेट नहीं करते हैं, और अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी लेंथी चैप्टर है बट मज़ेदार है। लेंदी है, कैलकुलेशन भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है, बस लेंदी है ना। क्वेश्चंस भी 5 नंबर 4 नंबर में बनते हैं इससे। ठीक है, MCQ भी आ जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन इस चैप्टर को रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो बच्चों, चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक एग्जाम रिवीजन 2021। ठीक है, तो जनरली हम ये इस एग्जाम के लिए वीडियो बना रहे हैं। क्लास 10th का ये टॉपिक है, वन शॉट वीडियो सीरीज रहेगा। और गाइज हाँ, हमारे जितने भी कोर्सेस हैं सारे के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम आपसे कोई भी पैसा नहीं मांग रहे हैं, पूरा का पूरा यूट्यूब पे डला हुआ है। आप हमारी वेबसाइट पे जाके नोट्स वगैरह भी ले सकते हो, बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हो, ई बुक वगैरह भी आपको मिल जाएगा, हर चीज़। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इन्जॉय करो जितना आप इन्जॉय कर सकते हो, बस एक हमारी हेल्प कर देना। बड़ा मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, तो एक थम्स अप तो बनता है हमारे लिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं यार, कि अपन को पढ़ना क्या है स्टैटिस्टिक में, अपन को क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें डिलीट हुई है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, क्या स्टैटिस्टिक में मीन मीडियन मोड ऑफ ग्रुप डाटा, ग्रुप वाले डाटा का मीन मीडियन एंड मोड पढ़ना है। ठीक है, बाई मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड, जिसमें मतलब दो मोड में भी, मतलब आपका सॉरी मीडियन में इस डुअल वाला सिचुएशन जो क्वेश्चंस हैं उनको निगलेक्ट करना है। अभी अब क्लियर हो जाएगा। और क्या डिलीट हुआ है, डिलीट होने की बात करें तो जो स्टेप डेविएशन मेथड है मीन फाइंड करने के लिए, स्टेप डेविएशन मेथड है, इसको नहीं पढ़ना है, डिलीट कर दिया गया है। और आखिरी एक्सरसाइज जो है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, इसको भी डिलीट कर दिया गया है। क्लियर है, तो हमें सिर्फ जनरली मीन मीडियन मोड निकालना ही सीखना है, उसके टाइप्स वगैरह ये सब। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार। तो इंट्रोडक्शन अपन स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। स्टैटिस्टिक है क्या यार, अपन बहुत ही डिटेल में चैप्टर को रिवीजन करने वाले हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस में नहीं कराने वाला हूँ इसमें। ये रिवीजन वीडियो है, तो मैं बाकी वीडियोस की तरह कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा देता था। अगर मैं इस वीडियो में कराने बैठा ना तो बहुत लेंदी ये वीडियो हो जाएगा। तो अपन एग्जाम्पल्स कुछ हर टॉपिक में एक क्वेश्चन कराते जाऊंगा, जिससे यार आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस वीडियो में हम मीन, मीडियन, मोड ये सब कुछ देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यार ये स्टैटिस्टिक है क्या, ये कौन सी बला है स्टैटिस्टिक, है ना। तो स्टैटिस्टिक वर्ड से ही समझो ना, नंबर दैट हैव बीन कलेक्टेड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। अब मैच चल रहा है, आप क्रिकेट अगर इंटरेस्टेड हो, क्रिकेट देखते होगे, तो एक ग्राफ खुलकर आ जाता है या एक टेबल खुलकर आ जाता है, उसमें लिखा रहता है सचिन तेंदुलकर ने इतना बॉल में इतना रन मारे, है ना, इसने इतने बॉल में इतने रन मारा, इसने इतने बॉल में इतने रन मारा, इस तरीके से आता है। कभी आता है कि स्टार्टिंग 5 ओवर में इतने इस स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे प्लेयर, फिर सेकेंड 5 ओवर्स में इन्होंने इस स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया, ये इस तरीके से भी। तो ये जो आपको डाटा मिल रहा है वो डाटा क्या है, वो कुछ समझने के लिए वो डाटा हम बनाते हैं ना, कुछ इन्फॉर्मेशन हमको सामने वाले को दिखाना है, और हम टेबल से उसको ईजिली एक एक चीज को एक्सप्लेन करने से अच्छा है मैं टेबल में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन रेडी करूं विद द हेल्प ऑफ डाटाज, और मैं सामने वाले को दिखा दूं, वो सामने वाला तुरंत समझ जाएगा, है ना। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन
को दिखाना, कलेक्ट करना और उनको शो करना विद टेबुलर फॉर्म में, इसको ही स्टैटिस्टिक कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ भी आप शो कर सकते हैं। क्लियर है? सो ये रहा स्टैटिस्टिक का ओवरव्यू। अब अपन सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। तो ये चैप्टर में मीन मीडियन मोड से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने वाली। ये मीन मीडियन मोड क्या है? ये हमारा सेंट्रल टेंडेंसी डाटा है। किसी भी डाटा का सेंट्रल टेंडेंसी एग्जैक्ट परफेक्ट वैल्यू निकालने के लिए ये सब चीज़ें हैं, मीन मीडियन और मोड। ठीक है, तो अपन टाइप ऑफ डाटा पहले पढ़ते हैं। डाटा कितने टाइप का होता है? तो देखो यार, डाटा, इसको टाइप ऑफ डाटा नहीं बोलेंगे, फॉर्म्स ऑफ डाटा कह सकते हैं। टाइप ऑफ डाटा में बहुत टाइप का डाटा, ऑर्गेनिक डाटा, नेचुरल डाटा, ठीक है, इनऑर्गेनिक, आर्टिफिशियल डाटा, बहुत सारे टाइप का होते हैं। ऑलरेडी बने हुए कुछ बना सकते हैं, लाइक दैट। बट फॉर्म्स ऑफ डाटा की बात करें तो अपन जनरली क्लास 9th में जो हमने पढ़ा था ना, हमने अनग्रुप्ड डाटा का मीन मीडियन मोड निकाला था। अनग्रुप्ड यानी अनऑर्गेनाइज्ड टाइप के डाटा का हमने मीन मीडियन मोड क्लास 9th में निकाला था। 10th क्लास में आपको जो पढ़ना है, आप ग्रुप्ड डाटा यानी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो डाटा है उनका मीन मीडियन मोड निकालना सीखोगे। ठीक है, तो यार देखो यहाँ पे आपको मैं भाई क्लिक हो जा, ये आ जा, रेड कलर है ना, ओके, रेड कलर। तो आप देखो यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, सॉरी, अनग्रुप्ड और अनऑर्गेनाइज्ड डाटा क्या होता है? Ungrouped data is a type of distribution in which the data is individually given in a raw form. raw के फॉर्म में ऐसे डाटा कहीं भी कुछ भी लिखा होगा। For example, the score of batsmen in last 5 matches are 45, 34, 2, 77, 80. The last 5 matches, कौन से मैच? फर्स्ट मैच में, सेकंड मैच में, यहाँ कुछ नहीं, बस लिख दिया गया है। क्या पता इसमें फर्स्ट में 45 लिखा है, हमें थोड़ी ना पता कि इसने फर्स्ट मैच में 45 लाया, इसने 5 मैच में इतना लाया, फर्स्ट में क्या था, सेकंड में क्या था, ये नहीं पता, ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ये बस लिख दिया गया है। तो ऐसे डाटा को अनग्रुप्ड और अनऑर्गेनाइज्ड डाटा कहते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल देख सकते हो, ये एग्जांपल भी है, देखो इतने सारा डाटा जो लिखा है। निक्सॉन कॉर्पोरेशन मैन्युफैक्चर्स कंप्यूटर मॉनिटर्स, द फॉलोइंग आर द नंबर ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर्स प्रोड्यूस्ड एट द कंपनी फॉर अ सैंपल ऑफ 30 डेज। 30 दिन के अंदर, ठीक है, ये नंबर का कंप्यूटर उसने बनाया, 24 नंबर का, 32 इंचेस, मतलब इंचेस साइज की बात कर, इंचेस का, 34 इंचेस का। बट इसमें कौन ऐसा, आप थोड़ी कहोगे पहले दिन में 24, दूसरे दिन में 32, ऐसा भी तो हो सकता है पहले दिन में 24, दूसरे दिन में 21 इंच का बनाया है ना। तो ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ये कैसे भी रख दिया गया, बस ये 30 दिन का डाटा है और फर्स्ट डे सेकंड डे क्या मुझे नहीं पता है, बस ये अनग्रुप्ड, इसीलिए ऐसे डाटा को अनऑर्गेनाइज्ड या अनग्रुप्ड डाटा कहते हैं। अब ग्रुप्ड या ऑर्गेनाइज्ड डाटा किसे कहते हैं बच्चों? ग्रुप्ड या ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो, ठीक है, पता हो मेरे को पहले दिन में ये इंचेस, सेकेंड दिन में इस इंचेस का टीवी बना, लाइक दैट। ठीक है, तो क्या होता है? ग्रुप्ड डाटा इज स्टैटिस्टिकल टर्म यूज्ड इन द डाटा एनालिसिस में। ठीक है, रॉ डाटा कैन बी, रॉ जो आपके पास रॉ डाटा जो होते हैं, जैसे ये रॉ डाटा है, इसको ऑर्गेनाइज्ड कर दो टुगेदर सिमिलर मेजरमेंट इन अ टेबल के फॉर्म में। दिस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो, अच्छा अभी आपको दिख रहा होगा, आप नोट करना चाहो तो ये कर सकते हो। अब ये ऊपर में जो मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये क्या है? एम्प्लॉय, 1 से 5 तक के एम्प्लॉय, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 1 है, ठीक है, 6 से 10 की 3 है, 11 से 15 के 16 है। तो हम ये देखो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बता दिया गया ना, इतने में इतना है, इतने में इतना है। तो ऐसे टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड डाटा को ही हम लोग ग्रुप या ऑर्गेनाइज्ड डाटा कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, अगला है मीन। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.1 जो है वो मीन पे है, 14.2 जो है वो मीडियन मोड पे है, 14.3 जो है वो मीडियन पे है, और 14.4 जो है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जो कि हमें नहीं पढ़ना है। तो मीन क्या होता है? मीन एवरेज का ही एक फॉर्म है ना। अपन बचपन में बोलते थे ना एवरेज यानी क्या होता है? एवरेज और मीन is the certain value representative of the whole data and signifying its characteristic is called the average of data and it is known as mean. अब मान लो यार, आप यहाँ से, मैं जहाँ पे हूँ, यहाँ से दिल्ली आपको जाना है, ठीक है, तो आपने यहाँ से दिल्ली गए, तो अब मैं आप आए दिल्ली, मेरे पास आए, मैं पूछा यार तू कौन सी स्पीड से चल रहा था यार, तू दिल्ली पहुँच गया। तो आप बोलोगे क्या भाई मैं 40 की स्पीड से गाड़ी चला रहा था, मैं 60 की स्पीड से गाड़ी चला के दिल्ली पहुंच गया। इज इट पॉसिबल कि आप 60 की स्पीड में दिल्ली डायरेक्ट यहाँ से निकले और दिल्ली डायरेक्ट पहुंच जाओगे? ब्रेकर नहीं आएगा,
गाड़ी स्लो होगी, स्पीड कम होगा, भीड़ भाड़ नहीं होगा, ट्रैफिक नहीं आएगा। फिर भी मैंने पूछा आपसे तो आप क्या बोले कि 60 के स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हम दिल्ली पहुंच गए। दैट इज व्हाट, है ना। तो ये एक एवरेज वैल्यू है। देखो गाड़ी आपकी स्लो होगी, ब्रेकर्स आएंगे, ट्रैफिक आएगा, है ना, बट एक पर्टिकुलर आप जैसे कि आप कभी हो सकता है कभी आप 70 की स्पीड से चल रहे हो सकता है कभी होने के बाद 40 की स्पीड में हो जाए, है ना, हो सकता है कभी 80, हो सकता है कभी 45, है ना। तो आपने ना कम वाला बोला ना ही आपने ज़्यादा वाला वैल्यू बोला, आपने दोनों का बीच वाला बोल दिया कि भाई मैं 60 की स्पीड से दिल्ली गया था, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिल्ली गया हूँ। दैट इज द मीन, दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ योर ट्रेवलिंग स्पीड, है ना। तो यही होता है हमारा एवरेज। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक क्रिकेटर है, हम अपने विराट भैया का बात कर लेते हैं, विराट कोहली की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका कुछ मैचेस का रिकॉर्ड में लिख रहा हूँ, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड मैच, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसने 5 मैच खेला। पहले मैच में इसने 5 रन बनाया, दूसरे में 0 पे आउट हो गया, तीसरे में 10 बनाया, चौथे में फिर 15 और तीसरे में फिर 5 रन, ये इसका रन है, ठीक है, और ये मैच है। तो यार ये किस स्ट्राइक रेट से खेला है, ये 5 मैच में एवरेज किस स्ट्राइक रेट से खेल रहा था ये बंदा, है ना। तो इसको निकालने के लिए हम एवरेज निकालेंगे कि एवरेज रेट किस रेट से ये रन बनाया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या होता है एवरेज, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं इन सबको सम कर दो। तो 5 + 0 + 10 + 15 + 5 और इनको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। गिन लो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 10 5 15 15 30 5 35 35/5, आंसर आ जाएगा 7। तो जनरली ये 7 के स्ट्राइक रेट से ये विराट कोहली खेला है, ठीक है। तो ये 7 क्या, अब तुम देख लो क्या इसने हर मैच में 7 आपने बोला कि यार 7 के स्ट्राइक रेट से खेला है, एवरेज 7 रन बनाया है, इसका मतलब है जरूरी नहीं कि उसने हर मैच में 7 बनाया है। देख लो इस मैच में तो 0 पे ही आउट हो गया, फिर भी यहाँ एवरेज 7 आ रहा है ना। तो ये होता है सारे मैचेस को देख के एक एवरेज वैल्यू बताना कि हाँ यार इस रेट से उसने खेला है, तो दैट इज द एवरेज। और इसी को ही अगर आप किसी टेबुलर फॉर्म वाले क्वेश्चंस को जब सॉल्व करोगे तो इसी एवरेज को हम मीन बोलते हैं, एवरेज का एडवांस फॉर्म मीन। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस को करना, सिंपल ऐसे अनग्रुप्ड डाटा को सॉल्व करना, दैट इज एवरेज। और इसी का थोड़ा सा एडवांस वो टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, ग्रुप डाटा में क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको फिर मीन कहने लग जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया मीन, आई थिंक मीन अब तो जबरदस्त क्लियर हो गया होगा, एवरेज क्या होता है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। अब ये जो मीन है, 3 मेथड टू फाइंड द मीन। अब जो ग्रुप्ड डाटा होते हैं बच्चे, जो ग्रुप्ड डाटा होंगे ना, उस ग्रुप्ड डाटा का जो मीन फाइंड करना है तो उसके लिए 3 तरीका होता है। आप डायरेक्ट मेथड की हेल्प से फाइंड कर सकते हो, एज्यूम्ड मीन मेथड से, और स्टेप डेविएशन मेथड से फाइंड कर सकते हो। तो जो स्टेप डेविएशन मेथड है बच्चों, ये हमें नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इस साल कोविड-19 की वजह से ये जो टॉपिक है काट दिया गया है। तो आपके जो मीन निकालने के लिए जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो ये या तो वो बोल देगा क्वेश्चन में कि डायरेक्ट मेथड से निकालो या एज्यूम्ड मीन मेथड से निकालो, ये बोल के दे देगा आपको, या फिर कुछ नहीं बोलेगा, आपका जो मन है डायरेक्ट या एज्यूम दोनों में से कोई भी लगाकर आप सॉल्व कर दो। लेकिन स्टेप डिवीजन मत लगाना, नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पार्ट स्पेशली उनके तरफ से काट दिया गया है। तो कुछ होशियार बंदे होते हैं, अरे यार अपन तो होशियार है, अपन स्टेप डिवीजन मेथड से कर लेते हैं, क्या जरूरत है ना। 2 मेथड ऊपर वाले हैं, पहले उनसे कर लो, दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो दोनों में से कोई मेथड यूज कर लो, क्या जरूरत है ओवर स्मार्ट बनने का, है ना, लाइक दैट। तो अपन स्टेप डेविएशन मेथड इस वीडियो में नहीं कवर करने वाले हैं, सिर्फ अपन डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ेंगे मीन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट मीन फॉर अनग्रुप्ड डाटा। जो क्लास 9th में जो हम मीन निकालते थे ना, वो वाला हम रिवीजन कर रहे हैं ना, तो अपन बेसिक से ही चलेंगे। अपन डायरेक्ट ग्रुप वाला पढ़ने से अच्छा अपन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ 1 या 2 मिनट, ठीक है। तो अगर आपका डाटा अनग्रुप्ड है, इस केस में मीन कैसे निकालते हैं। सो एक क्वेश्चन है, द प्लेयर गेट स्कोर इन 10 मैचेस एज फॉलो, फाइंड द मीन ऑफ डाटा। तो ये 4 12 6 20 42 0 48 50 10 मैचेस में कुछ इस तरीके से उसने किया। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 ही मैच है ना यार, क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, 8 मैच में।
तो उस बंदे ने 8 मैच में कुछ रन बनाए जो कुछ इस तरीके का है। अब हमें इसमें नहीं पता कि फर्स्ट मैच में कितना, सेकंड में कितना, थर्ड में कितना, ये डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डाटा है, मुझे इसका मीन निकालना है। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज का या मीन का, ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या हो जाएगा एवरेज, जितने ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं इन सबको प्लस कर दो लाइक दिस, है ना, और उनको 8 से, 8 क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड कर दो, तो आपका आ गया 182/8 दैट इज 22.75 इज योर मीन वैल्यू ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है। तो वो 22.75 के स्ट्राइक रेट से उसने रन बनाया है सारे मैचेस में, यही हुआ इस क्वेश्चन का मतलब। तो ये तो अनग्रुप्ड डाटा था, एक टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कर दिया है क्लास 9th के अकॉर्डिंग, कभी कभी 10th में भी आ जाता है। अब अपन मीन निकालने वाले हैं किसका, ग्रुप्ड डाटा का, ग्रुप डाटा का मीन निकालेंगे। इसके लिए हमारे पास 3 मेथड था, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन हो चुका है कट, अपन पढ़ेंगे डायरेक्ट और एज्यूम्ड मीन। तो अपन स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, उस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बच्चों अपन डायरेक्ट मेथड को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, फिर क्वेश्चंस करेंगे। नाउ लेट अस एज्यूम x1 x2 एंड डैश 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 xn तक आर ऑब्जर्वेशन, ये आपके ऑब्जर्वेशंस हैं। x1 में कितना रन, 40 रन, 50 रन, 60 रन, तो दैट इज x1 x2 x3 x4 xn तक, दैट इज योर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और उन ऑब्जर्वेशन का कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं लाइक f1 f2 fn, लाइक x1 का फ्रीक्वेंसी f1 है ना, x2 का फ्रीक्वेंसी f3 f2 लाइक दैट। अब ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं बात करूं x1 इज ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो क्लास 5 का बच्चा क्लास 5 में, ये है क्लास, मैंने इधर लिख दिया क्लास 5 में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो क्लास इज योर ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज योर फ्रीक्वेंसी। तो क्लास 5 में 10 बच्चे हैं, क्लास 6 में 12 बच्चे हैं, तो 5 इज योर ऑब्जर्वेशन एंड 10 देयर फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं पूछूं कि आप क्लास 10th ए में कितने बच्चे हैं, तो 10th ए इज योर ऑब्जर्वेशन एंड उसमें कितने बच्चे हैं दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, सो लाइक दैट। तो इनका मीन निकालना है, तो इनका मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं। कैसे, x लिखकर इसके ऊपर बार लगा देते हैं, दैट इज मीन। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस डैश 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 fn xn अपॉन frequency of 1 plus frequency of 2 plus frequency of 3 plus dash 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 frequency of n. This is your mean method, डायरेक्ट मीन मेथड, डायरेक्ट मीन निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हुए सबको ऐड कर देना है और डिवाइड कर देना है जितने भी फ्रीक्वेंसी है उनके समेशन से। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, अभी क्वेश्चन कराएंगे, क्लियर हो जाएगा डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, रिकॉल डैट। अच्छा, इस इक्वेशन को जो मैंने लिखा है, इस इक्वेशन को शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, हम इस इक्वेशन में शॉर्ट में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रीक लेटर सिग्मा, सिग्मा की हेल्प से लिख सकते हैं। कैसे, एक्स बार मीन इज इक्वल, एक्स बार दैट इज मीन, यही तो होता है मीन डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अभी आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक क्यों लिखा है, ऐसे क्यों लिखते हैं, देखो इसको मैं समझाता हूं ऐसा क्यों लिखते हैं, है ना। लाइक दिस, ओके, देखो मैं लिख रहा हूं x बार हाउ मच समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 1 से n तक अपॉन समेशन या सिग्मा ऑफ एफ आई, ठीक है, एफ आई वेयर आई इज इक्वल टू 1 से n तक। अब इसको शॉर्ट में लिखते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, मतलब जितने भी एफ आई एक्स आई वाले टर्म्स हैं n तक, उन सबका समेशन अपॉन जितने भी एफ आई वाले टर्म्स हैं उन सबका समेशन, लाइक दैट, है ना। अगर मैं इसी को एक्सपेंड करूं तो एफ आई एक्स आई की जगह पर 1 रखते हैं, आई इज इक्वल टू आई 1 से चालू हो रहा है n तक जा रहा है, इसका मतलब ऐसे ही लिखते हैं ना, ऐसे सिग्मा बनाकर नीचे लिखते हैं ना, आई 1 से चालू हो रहा है n तक जा रहा है। तो अगर आई 1 है तो क्या हो जाएगा f1 x1, आई अगर 2 है तो समेशन लगाए मतलब प्लस होगा f2 x2,
i3 की जगह पे f3x3 प्लस in की जगह पे fn xn अपॉन समेसन ऑफ i की जगह 1 रख दें तो f1 समेसन इसलिए प्लस f2 f3 i की वैल्यू n रख दें तो प्लस fn, है ना। तो ये एक्सपेंड फॉर्म, ये तरीका है इस एक्सपेंडिंग फॉर्म को शॉर्ट में लिखने का, सिग्मा लगाकर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, या शॉर्ट में आप सिंपली इतना भी याद कर सकते हो, x बार इज समेसन ऑफ fi xi अपॉन समेसन ऑफ fi, वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to n, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सो क्लियर तो हो गया है ना, दोनों फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अभी देखो अपन दो टाइप का क्वेश्चन लगाने वाले हैं। डायरेक्ट मीन के लिए, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के लिए दो टाइप का क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, दो टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस जस्ट वैसे ही कराऊंगा। तो एक में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट मीन का, और एक में ये वाला यूज करेंगे। कब हम इसको यूज करते हैं और कब हम इसको यूज करते हैं, आपको इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, टाइप 1 का क्वेश्चन, अगर इस तरीके का कुछ डाटा आए, है ना। अच्छा मैं दिया भी हूँ कि नहीं, ओके नहीं दिया हूँ, ओके ठीक है। तो यार कोई दोनों एक ही है, ठीक है, दोनों एक ही मेथड है। इसी को तो मैंने बताया ना, इसको ही शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है ना। चलो अपन एक इसमें भी दो टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसा दो टाइप का भी क्लियर हो जाएगा। देखो टाइप 1 के क्वेश्चन को देखो, टाइप 1 क्वेश्चन को देखो, फिर टाइप 2 कराता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है द मार्क ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट of class 10th of a certain school in a mathematics paper consisting of 100 mark are presented in the table below. Find the mean of the mark obtained by the student. ठीक है, क्लास 10th में 30 स्टूडेंट हैं, ठीक है। मैथ्स का पेपर लिया गया, 100 नंबर का मैथ्स का पेपर था। उस 30 स्टूडेंट्स का जो नंबर मार्क्स के अकॉर्डिंग कितने स्टूडेंट कितने नंबर लाए हैं वो इस टेबल में लिखा है। 10 नंबर मैथ्स में 10 नंबर लाने वाला एक बच्चा है, फेल है। तुम तो नहीं हो गए? नहीं, हमारे बच्चे नहीं हो सकते ऐसे। 20 नंबर लाने वाला भी एक बच्चा है, ये भी फेल है। 36 नंबर लाने वाला 3 बच्चा है, जस्ट पास है। 40 नंबर लाने वाले 4 बच्चे हैं। 50 नंबर लाने वाले 3 बच्चे हैं। 56 नंबर लाने वाले 2 बच्चे हैं। 60 नंबर लाने वाले 4 हैं। 70 नंबर लाने वाले 4, 72 नंबर लाने वाले 1, ऐसे ही 92 लाने वाले 3, 95 लाने वाले 1, ये मेरे बच्चे हैं। 95 लाने वाला 1 वो मेरा बच्चा है ना। 92 वाला भी मेरा बच्चा है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करें? तो सबसे पहले आपको एक बनाना पड़ेगा ग्राफ, एक टेबल। सॉल्यूशन लिखकर क्वेश्चन देख लो, सॉल्यूशन लिखने के बाद एक टेबल बनाओ जिसमें एक तरफ आप मार्क ऑब्टेन कितना है लिखना और दूसरी तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, क्योंकि इस फिगर के अकॉर्डिंग इस तरीके से बनाना। और जो मार्क ऑब्टेन है दैट इज योर xi, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और उस मार्क्स लाने में कितने बच्चे हैं दैट इज योर फ्रीक्वेंसी fi, ठीक है। तो मैंने टेबल बना लिया इस तरीके से। अब क्या करूंगा, xi और fi को जोड़कर एक अलग सा कॉलम और बना लूंगा fi xi का। तो fi और xi को मल्टीप्लाई 10 into 1 10, 20 into 1 20, 36 into 3 108, 40 into 4 160। इस तरीके से हम सबका बना लेंगे। तो ये आ गया fi xi, है ना। हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। तो यहाँ पे जो हमने वैल्यू निकाला है वो fi xi निकला है ना, fi और xi निकला है। अब मुझे समेशन चाहिए, यानी fi xi जितने हैं सबका सम, तो सारे को प्लस कर दो। इन सबको जितने हैं सबको प्लस कर दोगे तो हमारे मिल जाएगा समेशन ऑफ fi xi एंड इट्स वैल्यू इज 1779। वैसे ही डिवाइडेड अपॉन समेशन ऑफ fi, जितने भी fi's है इन सबको प्लस कर दो तो आपको मिल जाएगा नीचे में समेशन ऑफ fi दैट इज 30। इन सबको जोड़ दो तो वैल्यू पुट करो 59.3 दैट इज योर मीन, है ना। तो एक तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, टाइप 1 टाइप का, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। आप इसको देखते ही यार आप कर लोगे, है ना। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से कैसा आता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्लास इंटरवल नाम का एक नया चीज आ जाता है, नया बला आ जाता है, क्लास इंटरवल नाम का। तो आपके पास कुछ क्लास इंटरवल से रिलेटेड क्वेश्चंस, ऐसे भी क्वेश्चन आता है 10 से 25 नंबर लाने वाले 2 बच्चे,
25 से 40 के बीच में नंबर लाने वाले 3 बच्चे, 40 से 55 नंबर लाने वाले 7 बच्चे, 55 से 70 नंबर लाने वाले 6 बच्चे, 70 से 85 नंबर लाने वाले 6 बच्चे, 85 से 100 लाने वाले 6 बच्चे, ये हैं। अब इनका मीन निकालो। अब इस तरीके क्वेश्चन आ गया, इंटरवल्स वाले क्वेश्चंस आ गए। तो यार एफ आई तो हमारे पास है, दैट इज योर एफ आई तो है, बट हमारे पास एक्स आई नहीं है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हमारा एक्स आई बदल जाएगा। तो अब हम, क्योंकि दो दो नंबर है ना, 10 और 25 से अपन किसको ले, 10 को ले या 25 को ले या इसके बीच को ले, किसको एक्स आई माने, नहीं पता ना। तो इसके लिए हम क्लास इंटरवल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं क्लास इंटरवल? क्लास मार्क निकालते हैं, ठीक है। कैसे? उस ग्रुप का अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, उनका एवरेज निकाल दो। देखो एक्स आई की वैल्यू ना मैं 10 ले सकता हूँ ना मैं 25 ले सकता हूँ। अब क्या करूँ? तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, मतलब उन दोनों का एवरेज निकाल लो, हम वो एवरेज वैल्यू ले लेंगे। यही तो होता है क्लास मार्क। ना मैं अगर 10 ले सकता ना मैं 25 ले सकता, तो मैं क्या लूँ? दोनों का एवरेज, है ना। दोनों को प्लस करके, दो डाटा है इसलिए 2 से डिवाइड कर दो, वो वैल्यू हम ले लेंगे, एंड दैट वैल्यू इज माय एक्स आई, है ना। तो देखो, तो मैंने एक टेबल बना लिया। एक तरफ मैंने क्लास इंटरवल लिखा, तो 10 से 25, 25 से 40, ये पूरा मैंने टेबल में बना दिया। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दी, 10 से 25 के बीच में 2, 25 से 40 के बीच में 3, 40 से 55 के बीच में 7, इस तरीके से लिख दिया। अब मैं क्लास मार्क निकाला एक्स आई क्लास मार्क जो है वो आपका एक्स आई होगा। क्लास मार्क क्या बच्चों? एवरेज। तो देखिए 10 और 25, 10 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2, अपर देखो ये होता है तुम्हारा अपर लिमिट, है ना, ये होता है ये लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, 17.5, तो इसका एवरेज वैल्यू ये आ गया। फिर इसका एवरेज वैल्यू ये आ गया, इसका एवरेज वैल्यू ये आ गया। सारे वैल्यूज को आप सबका क्लास मार्क निकालो, दैट इज योर एक्स आई एंड दिस इज योर एफ आई एक्स आई। अब आपको एक्स आई निकल गया, एफ आई है आपके पास। अब आपको फॉर्मूला में पुट करने के लिए क्या चाहिए? फॉर्मूला में पुट करने के लिए समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई चाहिए। तो आप एक और कॉलम बना लो जिसमें एफ आई एक्स आई करना। एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई 2 मल्टीप्लाई 17.5 आपका आ जाएगा कितना, 3 मल्टीप्लाई बाई 32.5, एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई कर दो तो 97.5। सारे एफ आई एक्स आई को निकाल कर सबको प्लस कर दोगे बच्चों, तो आपको मिल जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई एंड इट्स वैल्यू इज 1860, ठीक है। और आपको क्या चाहिए नीचे में? समेशन ऑफ एफ आई। तो एफ आई कहाँ है? ये तो सबको प्लस करके यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई आ जाएगा, दैट इज 30। वैल्यू पुट करो, क्लियर है। तो ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन हो जिसमें आपका इंटरवल्स ना हो, तो ये तो सिंपल है। एक्स आई आपका वही हो जाएगा, एफ आई आपके पास उसकी फ्रीक्वेंसीज, एफ आई एक्स आई एक और कॉलम में निकाल लो, डायरेक्ट पुट कर दो। बट ऐसे अगर इंटरवल्स वाले क्वेश्चंस आ गए, ऐसे इंटरवल वाले इतने से इतना, इतने से इतने में इतने हैं, तो इनके लिए क्लास मार्क एवरेज वैल्यू उनकी निकाल लो, और दैट एवरेज वैल्यू दैट क्लास मार्क इज योर एक्स आई, और एफ आई तो आपके पास नहीं, निकालो और पुट करो धड़ाक से, है ना। चलिए, तो हमारा एक काम तो हो गया, मैंने आपको इसी बहाने क्वेश्चन भी करा दिए। मैंने आपको डायरेक्ट मीन पे 2 तरीके का क्वेश्चन करा दिया, बस इतना ही कराऊंगा, ठीक है। अब हम एज्यूम्ड मीन मेथड के क्वेश्चंस करते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ध्यान देना, मीन निकालने का अगला मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड। कैसे, क्या होता क्या है? एक्चुअली होता क्या है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे ना यहाँ पे, तो ये देखो एफ आई एक्स आई को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनकी वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी आ रही है, 35, 97, 332, 375, 465, बड़ा मल्टीप्लाई करने पे बहुत बड़े बड़े वैल्यूज आ रहे हैं, है ना। तो किया क्या गया, जो अगले साइंटिस्ट थे हमारे, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट नहीं बोलेंगे, साइंस में हो जाएंगे वो, अपने जो मैथमेटिशियन थे वो बोले यार इनको सबको फिर प्लस एफ करने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। इन्होंने एक और मेथड निकाला जिसका नाम दिया एज्यूम्ड मीन मेथड। उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो ये मल्टीप्लाई वाली जो वैल्यूज होंगी ना वो कम स्मॉल हो जाएंगी, जिसकी वजह से आप इजीली उनको प्लस कर पाओगे, है ना। तो वो जनरली कुछ है नहीं, इसी का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम ये मेथड पढ़ते हैं और कोई इसका मतलब नहीं है। तो इस मेथड को क्या, इसमें डेविएशन नाम का एक चीज़ आता है, हम डेविएशन निकालते हैं, एज्यूम्ड मीन लेते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, देखो एक इसके लिए हमारा जो डेविएशन है, डिफरेंसेस पहले निकालते हैं। डिफरेंस बिटवीन व्हाट, एक्स आई और ए का डिफरेंस निकालते हैं,
ए इज व्हाट एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन क्या होता है, ए जो स्मॉल ए है उसको दैट इज एज्यूम्ड मीन। एक्स आई क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तब से तो वही बता रहा हूँ, एक्स आई एक्स आई एक्स आई। एक्स आई इज योर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ए इज द एज्यूम्ड मीन। नया टर्म आ गया इसमें, ए दैट इज एज्यूम्ड मीन। ए लेते कैसे हैं, कैसे फाइंड करते हैं, टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ क्लास मार्क x1 x2 x3। अभी जो एक्स आई है जिनकी वैल्यूज होंगी ना x1 x2 जो ऑब्जर्वेशन है, उन ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओ, टेबल में ऑब्जर्वेशन लिखो, उस ऑब्जर्वेशन का सेंटर वाला जो है ना दैट इज योर ए। एज्यूम्ड मीन नाम इसी लिखेंगे, ए दैट इज एज्यूम करना। कैसे एज्यूम करें, जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन दिया उसका सेंटर वाले नंबर को लेकर। अभी क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा, है ना। सो अब आप रिलेशन फाइंड करने वाले हैं। लेट अस फाइंड द रिलेशन ऑफ डेविएशन, मीन डेविएशन एंड मीन के वैल्यू के बारे में। मीन डेविएशन को डी बार से लिखते हैं, डेविएशन इज डी, मीन डेविएशन डी बार, और मीन निकालने के लिए एक्स बार। तो डेविएशन और मीन में क्या रिलेशन है ये निकालते हैं। तो देखो, तो डी बार जो होता है, मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है डी बार एफ आई डी आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई। अभी आपने पीछे क्या पढ़ा था, एक्स बार मीन इज इक्वल टू हाउ मच, समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। एक्स है तो एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, डी है तो एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, समझ, ठीक है। अब देखो, अब क्या करो, डी बार इज इक्वल टू समेसन ऑफ एफ आई डी आई। डी आई इज व्हाट, दैट फॉर्मूला डिफरेंसेस, डी आई इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड एज्यूम्ड मीन। तो डी आई की जगह पे आप एक्स आई माइनस ए रख दो, तो मैंने डी आई की जगह पे एक्स आई माइनस ए रख दिया, क्लियर। अब इस समेसन ऑफ एफ आई को ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, ये इस तरीके से अलग अलग हो जाएगा, समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस समेसन ऑफ एफ आई ए, और ये दोनों के नीचे है इसलिए दोनों अलग अलग इस तरीके से लिख सकते हैं ना। अब ये देखो, अब समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, ये कुछ मीन की तरह दिख रहा है, डायरेक्ट मेथड वाला मीन की तरह दिख रहा है, तो कैन वी पुट, इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट एक्स बार लिख दूं, लिख सकता हूँ। और क्योंकि a इज अ नंबर, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, सो इसको अपन बाहर निकाल लेते हैं, तो a बाहर आ गया, तो समेसन ऑफ एफ आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई कट गया, और आपका आ गया d बार इज हाउ मच, x बार माइनस a। यहाँ से x बार को एक तरफ कर लो तो आ जाएगा a प्लस डी बार, देयरफॉर x बार दैट इज x बार इज इक्वल टू a प्लस व्हाट इज d, समेसन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई, है ना। तो जनरली आपको एज्यूम्ड मीन मेथड में यही याद करना है। मैंने आपको प्रूफ करना बता दिया किस तरीके से ये फॉर्मूला आया है, इसकी जरूरत नहीं है आपको सिर्फ एक तो ये और एक ये याद होना चाहिए, ठीक है। और जनरली ये वाला तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फॉर्मूला बस आप एज्यूम्ड मीन से क्वेश्चन कर सकते हो। अपन अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, इस पे एज्यूम्ड मीन मेथड से क्वेश्चन लगा लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया है जिसका क्लास इंटरवल दिया है 10 से 25 में, नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 हैं, 25 से 40 में 3 हैं, 40 से 55 नंबर वाले 7 हैं, 55 से 70 नंबर वाले 6 हैं, 70 से 85 नंबर वाले 6 हैं, 85 से 100 नंबर वाले 6 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब हमें एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालना। तो स्टेप नंबर 1, क्लास मार्क नहीं, क्योंकि ये इंटरवल वाले क्वेश्चन है तो इसमें क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। तो क्लास मार्क निकाल लो, कैसे, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा क्लास, मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है, दैट इज योर क्लास इंटरवल, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी, है ना, ये वैल्यूज लिख दिया। बगल में मैंने क्लास मार्क निकाल लिया, मतलब एक्स आई की वैल्यू निकाल ली। कैसे निकला क्लास मार्क, 10 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 17.5, है ना। तो इस तरीके से 25 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 32.5, 40 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 2 47.5, ये आपका क्या निकल गया क्लास मार्क। ऐसे ही तो हम एक्स आई कहते हैं, आपके पास एफ आई। अगला क्या करें, ड्रॉ अ टेबल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सेंटर फ्रॉम क्लास मार्क। अब जो आपका क्लास मार्क आया, एक्स आई की जो वैल्यू है बच्चों, एक्स आई दैट इज योर ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ इंटरवल वाले में एक्स आई हमारा क्लास मार्क होता है। इस एक्स आई में सेंटर वाला निकाल, तो सेंटर क्या हो जाएगा, देखो इधर 2 है, इधर 2 है, यार सेंटर में तो 2 है। अब सेंटर में अगर ऐसे 2 हैं तो आप किसको ले, किसी को भी ले लो।
किसी को भी ले लो। तो अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि ए की वैल्यू 47.5 वाली को मान लेता हूँ, दोनों में से किसी को सेंटर वैल्यू मान सकते हो। तो ये दैट इज अपना एज्यूम्ड मीन, ठीक है। एज्यूम्ड मीन मैंने मान लिया 47.5, दोनों 62.5 भी लोगे तो भी आंसर वही आएगा। अब ए आ गया, अब आपको डी आई निकाल लेना है। तो मैंने डी आई निकाल लिया, तो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए होता है। ए की वैल्यू है 47.5, तो एक जगह पे मैंने रख दिया दिस। तो एक्स आई कितना है, एक्स आई 17.5, एक्स आई 17.5 में से 47.5 को माइनस करोगे तो -30 आ जाएगा। वैसे सबको करते जाओ, ये वैल्यूज आ जाएंगी आपकी, ये आ गई आपकी डी आई। अब क्या करो, एफ आई डी आई निकाल लो, क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या होता है एज्यूम्ड मीन मेथड से, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई तो यहाँ से निकल गया, जितने एफ आई है सबको प्लस कर दो, तो समेशन ऑफ एफ आई यहाँ ए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हमें एफ आई डी आई चाहिए। तो डी आई हमने यहाँ पे निकाल लिया और एफ आई डी आई सबका निकाल लो, दोनों इस ये 2 और 30 को मल्टीप्लाई कर दो तो -60, 3 और 15 को मल्टीप्लाई कर दो तो -45 है ना, इस तरीके से। और इन सबको प्लस कर दो तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 435, बस वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू दिस, समेशन ऑफ एफ आई दैट इज 435, समेशन ऑफ एफ आई इज 30, वैल्यू पुट करो 62 इज आंसर। तो देखो दोनों क्वेश्चन हमने सेम लिया था। अब डायरेक्ट मेथड से किया हमने, डायरेक्ट मेथड से किया तब भी आंसर 62 आया, एज्यूम्ड मीन मेथड से किया तब भी हमारा 62 आया। क्लियर है? तो ये था बच्चों एज्यूम मीन का क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर हो गया किस तरीके से एज्यूम मीन निकालना है, बस फॉर्मूला याद रहेगा और जो स्टेप्स हमें बताया ये स्टेप्स आपको याद रहेगा तो आराम से कर लोगे यार। ये सब पढ़ने वाली चीज है, सो सिंपल है ना। चलिए आगे चलते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। तो अपन ये सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, हमको नहीं पढ़ना है, खासकर इस एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए स्पेशल वीडियो है ना, ये एग्जाम देखो ऊपर ही लिखा हुआ है, तो अपन को नहीं पढ़ना है ये चीज, ठीक है। तो स्टेप डेविएशन मेथड कट कर, अब 14.1 एक्सरसाइज चालू होता है। तो यहाँ पे मीन, पहला क्वेश्चन देखो, मीन फाइंड करना है, इंटरवल वाले क्वेश्चन है तो क्लास मार्क आपको निकालना पड़ेगा। और विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई, कौन से मेथड आप यूज करोगे, डायरेक्ट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड, कौन सा मेथड से आप निकालना चाहोगे, कोई भी मेथड से आप निकाल सकते हो, है ना। तो वो आप पे डिपेंड करता है, दोनों मेथड, डायरेक्ट मेथड भी सिखा दिया मैंने आपको, एज्यूम्ड मीन भी सिखा दिया, दोनों में से जो मना है आप लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नहीं कराने वाले हैं ये वन शॉट वीडियो सीरीज में, काफ़ी सारे क्वेश्चन है, सब आपको खुद ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और कहीं डाउट वगैरह आता है तो अभी अपन ये सेशन खत्म कर लें, उसके बाद हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। वैसे आप हमारी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, एडुग्रोन स्कूल नोट्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मोड, अब अपन पढ़ना है अगला चीज, चैप्टर का अगला एक्सरसाइज है मोड पे, ये हमारा आ रहा है। मोड क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये सीखेंगे हम। तो देखो यार बच्चों, मोड होता क्या है, अपन ने क्लास 9 में मोड सबसे लास्ट में पढ़ा था, पहले पढ़ा था मीन, फिर मीडियन और फिर मोड पढ़ा था। क्या पढ़ा था मोड में, जो भी डाटा दिया हुआ है उस डाटा में ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार लिखी हो, दैट इज योर मोड, यही तो होता है। अभी हम क्लास 10th में मोड को हम सेकेंड नंबर पर पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है मोड, द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में, ऑब्जर्वेशन की वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, दैट ऑब्जर्वेशन इज योर मोड, ठीक है। सो मोड ऑफ फॉर अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा का पहले मोड निकालते हैं, फिर हम ग्रुप्ड डाटा का निकालना सीखेंगे। तो अनग्रुप्ड डाटा लिखा हुआ है, द विकेट टेकन बाय द बॉलर इन 10 क्रिकेट मैच आर एस फेलो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके 10 मैचेस में कुछ बंदे ने विकेट लिया, 2 विकेट लिया, 6 लिया, फिर 4 लिया, फर्स्ट में कितना लिया, सेकंड में कितना लिया मैच में, आई डोंट नो, बस ये डाटा है मेरे पास, ये कुछ विकेट्स लिया है किसी बंदे ने, गजब, ठीक है। तो इसको पहले हमने क्या किया, नंबर ऑफ विकेट्स लिख लिया, 0 विकेट्स वाले कितने हैं, देख ये क्या है, ये नंबर ऑफ विकेट्स, यहाँ नंबर ऑफ विकेट और नंबर ऑफ मैच के बीच में हमने बना दिया। 0 विकेट कितने मैच में लिया गया है, 1 मैच में। 1 विकेट 1 मैच में, 2 विकेट 1 2 3 मैच में, ठीक है। 3 विकेट्स 1 2 मैच में, 4 विकेट्स 1 मैच में, 5 विकेट्स 1 मैच में, 6 विकेट्स 1 मैच में, ठीक है। मैंने इस तरीके से बना लिया आपका टेबल ना। इसमें अगर ध्यान से देखोगे, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मैच 3 मैचों में सबसे ज़्यादा विकेट लिया गया है,
2 विकेट नंबर, ठीक है, 3 मैचेस में सबसे ज़्यादा। तो नंबर इसमें देखो नंबर ऑफ मैचेस देखो सबसे ज़्यादा कौन सा है, 3 मैचेस में 2 विकेट्स लिए गए सबसे। तो 2 इज द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय द बॉलर इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस। तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, दैट इज योर आंसर, है ना। ऐसे ही अनग्रुप का एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, लाइक 4, 1, 4, 3, 4, 2, 3, 2, 1, 0। आप इसमें मोड निकालो, ये कुछ भी डाटा है, मोड निकालो। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, तो 4 1 2 3 बार आया है 4, तो 4 इज योर आंसर। 4 ही सबसे ज़्यादा बार आया है, तो 4 आपका आंसर हो गया, ठीक है। यही होता है मोड, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बट ये ग्रुप्ड डाटा के लिए कैसे निकालते हैं, जब टेबुलर फॉर्म में अगर आ जाएगा, ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप्स के डाटा आ जाएंगे, तब हम कैसे मोड निकालेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, मोड इज इक्वल टू व्हाट, L प्लस ब्रैकेट में F1 प्लस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में H, where L is the lower limit of the model class, H is the class size या class interval, F1 is the frequency of model class, उस model class का frequency, F0 frequency of class, model class जो आपने लिया उससे ज़्यादा, उससे आगे वाले का presiding the model class, और पहले और सक्सीडिंग बाद वाला F2, उन क्लासेस की फ्रीक्वेंसी, सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है, आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं ताकि अपन को डाउट्स क्लियर हो जाए। तो ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन। ओके, साउंड तो कम नहीं आ रही थी, मैं माइक के नीचे रख गया, भूल गया था माइक लगाना। आई थिंक साउंड आ रही होगी ना, मैंने क्या बताया ना मोड में, ये फॉर्मूला, बस इस फॉर्मूले को मैं अभी समझाने वाला हूँ, ठीक है। इस फॉर्मूले को मोड में समझाने वाला हूँ इस क्वेश्चन की हेल्प से। तो आपके पास एक क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। अ सर्वे कंडक्ट ऑन 20 हाउस होल्ड्स इन द लोकेलिटी बाय द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन अ हाउस होल्ड। फैमिली की साइज दिया गया है 1 से 3, नंबर ऑफ फैमिलीज 7 है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन समझो कि 20 घरों का मैंने एक स्टूडेंट्स को भेजा, मैंने बोला कि आप जाओ इस कॉलोनी में जाओ, वहाँ पे 20 घर हैं, उस 20 घर में कितने लोग रहते हैं उसका डाटा लेकर आओ। तो आपने डाटा एक टेबल बना के मुझे दिया जिसमें आपने लिखा फैमिली में 1 से 3 मेंबर वाले कितने घर हैं उस एरिया में। 1 से फैमिली साइज मतलब उस फैमिली में या तो 1 लोग होंगे या तो 2 या तो 3, ठीक है। 1 से 3 वाले जनरली 1 से 3 ये हैं, मतलब 3 से कम ही होंगे, 1 या 2 होंगे, अपर लिमिट को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। लोग हमेशा अपर लिमिट को इस टेबल में काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें कितने होंगे, 1 और 2, फैमिली में 1 और 2 मेंबर वाले कितने घर हैं। तो ऐसे नंबर ऑफ फैमिली 7 फैमिलीज हैं। 3 से 5 में 8 हैं, 5 से 7 में 2 हैं, 7 से 9 में 2 है, 9 से 11 में 1 है। क्लियर है। अब इनका मोड निकालना है, फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा। मोड निकालने के लिए हमें सारी वैल्यूज निकालनी होगी, हमें L निकालना होगा, हमें F1, हमें F0 निकालना होगा, हमें H निकालना होगा, है ना। तब जाकर हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा निकल जाएगा। अब इस डाटा से हम ये सब वैल्यूज कैसे निकालें, इसको ध्यान से देखना। इस मोड निकालने का स्टेप नंबर 1 होता है बच्चों, फाइंड हियर द मैक्सिमम क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 8। सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, ये टेबल का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को ढूंढो। तो इस टेबल में सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर है 8, यही है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो दैट इज योर पहला स्टेप, ढूंढना है आपको उस फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है। तो दैट इज योर दिस। स्टेप 2 है फाइंड द मॉडल क्लास। अब आपको जिस फ्रीक्वेंसी मिल गया तो उस फ्रीक्वेंसी का जो क्लास है दैट इज योर मॉडल क्लास, दैट इज योर मॉडल क्लास, ठीक है। तो आपको इससे फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास मिल गया, 3 से 5 आपका मॉडल क्लास हो गया। नाउ लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास L की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। L क्या होता है, उस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। तो उस मॉडल क्लास कौन सी, 3 से 5, इसकी लोअर लिमिट क्या है 3, तो ये आपको मिल गई 3। इस मॉडल क्लास की क्लास साइज कितनी है, क्लास साइज यानी H की वैल्यू कितनी है। तो मॉडल क्लास 3 से 5 है, मतलब 5 से 3 को माइनस कर दो, आ जाएगा 2। तो डेट्स 2 इज योर क्लास। उस मॉडल क्लास की साइज कितनी है,
2 हैं, 5 में से 3 को माइनस कर दिया 2 है, तो h की वैल्यू आपको मिल गई, आपको l की वैल्यू मिल गई, है ना। अब हमें f0 बचा है, f1 और f2 निकालना है, 3 चीज बचा हुआ है। अगला स्टेप है स्टेप नंबर 4, फ्रीक्वेंसी f1 ऑफ द मॉडल क्लास। f1 क्या होता है, उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 8 है, तो f1 की वैल्यू हो गई 8। f0 क्या होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसाइडिंग द मॉडल क्लास। प्रिसाइडिंग यानी उससे पहले जो आपने इस मॉडल क्लास से पहले वाली की फ्रीक्वेंसी, इसकी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 8 है, इससे पहले वाली की प्रिसाइडिंग पहले वाली की फ्रीक्वेंसी कितनी है 7 है, तो ये आपकी हो गई f0 की वैल्यू। f2 की वैल्यू क्या होगी, उस फ्रीक्वेंसी जो आपका है उससे एक आगे वाला, सक्सीडिंग मतलब आगे, उसके आगे वाला फ्रीक्वेंसी, तो डेट इज योर 2। अब आपको वैल्यू पुट कर दो, L की वैल्यू 3, H की वैल्यू 2, F1 की वैल्यू 8, F0 की वैल्यू 7, F2 की वैल्यू 2, फॉर्मूले में पुट करो और ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, डेट इज योर मॉडल। यही तो है आपका इस क्वेश्चन का मोड, ठीक है। ओके, एक बार फिर से आखिरी बार बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए एक बार फिर से बता रहा हूं। टेबल मिल गया, सब कुछ आपके सामने आ गया, है ना। अब सबसे पहले क्या करना है, मैक्सिमम सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी ढूंढना है, ठीक है। तो इनमें सबसे 1 2 2 2 8 8 ये रहा सबसे बड़ा, ये 8 है, तो इसका जो क्लास है यही है आपका मॉडल क्लास, यही है आपका मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है 3 है, मॉडल क्लास की साइज कितनी है, इट इज 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी f1 कितनी है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 8। अब f0 क्या होता है, उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से पहले वाला प्रिसाइडिंग फ्रीक्वेंसी, दैट इज 7। और f2 क्या हो जाएगा, उस मॉडल क्लास के बाद वाली की फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2, ठीक है। सारी वैल्यूज फॉर्मूला आपके पास है ही, फॉर्मूला याद होना चाहिए, पुट करो आपका आंसर, है ना। इतना आसान है मोड निकालना, ठीक है। चलो अब एक्सरसाइज 14.2 में देखो इतने सारे डाटा है, बहुत आसानी से आप ये कर लोगे, मोड तो सबसे आसान है निकालना, ठीक है। तो ये आराम से निकाल लेना, सारे 14.2 के सारे क्वेश्चन आपको खुद ही करने हैं। दिक्कत वगैरह आता है तो आप हमें जरूर मैसेज कमेंट करके बताना, मैं आपके लिए स्पेशल हर क्वेश्चन को सॉल्व करके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। वैसे एक बार हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें, आपके लिए बहुत ही खास खास चीज़ें वहाँ पे हैं, www.edugrown.in, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाओगे तो आपको स्टडी मटेरियल दिख जाएगा, स्टडी मटेरियल पे क्लिक करना, वहाँ से आप चले जाओगे हमारे स्कूल वाले पे, या फिर आप सीधे सर्च करो school.edugrown.in, ठीक है। यहाँ पे आप वेबसाइट ओपन हो जाएगी, यहाँ पे सर्विसेज में जाना, ठीक है। तो काफ़ी सारे सर्विसेज आपको मिल जाएंगे, काफ़ी सारे सर्विसेज मिल जाएंगे, है ना। तो आप इंजॉय करो उन सर्विसेज का, है ना। चलो आगे चलते हैं। मीडियन तीसरा टॉपिक है इस चैप्टर का, मीडियन, और बस यही टॉपिक पढ़ना है और हम प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक हमारी खत्म, ठीक है। स्टैटिस्टिक खत्म, एक्सरसाइज जो 4 है वो नहीं पढ़ना है, बस हमें मीडियन पढ़ना है और हमारा खत्म ये चैप्टर, ठीक है। चलो तो जल्दी से खत्म कर लेते हैं। मीडियन क्या होता है अभी, अब मीडियन क्या होता है, द मीडियन इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच गिव्स द वैल्यू ऑफ मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा। आपके पास एक ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन का मिडिल मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा आपको निकालना रहता है, एंड दैट मिडिल डाटा इज योर मीडियन, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए मान लीजिए आपके पास ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, मान लीजिए आपके पास 4 2 6 7 9 4 2 इस तरीके से एक ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, ये अनग्रुप्ड टेबल है, अनग्रुप्ड डाटा है। तो इसमें इसका मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए पहले हमें पता करना पड़ेगा इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 है। कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 7 है। तो अगर ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है तो ये 7 ऑड है या इवन, ऑड नंबर है या इवन नंबर है, अबे ऑड नंबर है। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 4 6 8 10 दैट इज इवन। ऑड नंबर 1 3 7 5 ये सब, तो 7 इज योर ऑड नंबर। तो ऑड के लिए जो मीडियन का फॉर्मूला होता है ये होता है n+1/2, ठीक है। और इवन अगर यही 8 होता, एक और ऑब्जर्वेशन होता तो ये हो जाता 8, तो ये हो जाता इवन। तो फिर इवन के लिए हम मीडियन का फॉर्मूला क्या लगाते हैं,
इवन के लिए मीडियन का फॉर्मूला लगाते हैं n/2 प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, है ना, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। क्लियर है? अब ये TH में क्यों लगा रहा हूं आपको क्लियर हो जाएगा कुछ देर बाद, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन लगाते हैं, मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद हम ग्रुप्ड डाटा का क्वेश्चन कर लेंगे। आपको ग्रुप डाटा ही पढ़ना है, अनग्रुप्ड जस्ट आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो फाइंड द मीडियन ऑफ, ये एक डाटा दिया है, इसका मीडियन निकालना है। तो डाटा सबसे पहला काम क्या होता है, स्टेप 1 क्या होता है, अरेंज दिस डाटा इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में आप इसको अरेंज कर लीजिए। पहला चीज असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, तो इसमें सबसे छोटा है 3, तो 3 को पहले लिख दो, फिर बड़ा है 4, फिर 5, फिर 6, इस तरीके से अरेंज कर लिया। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n कितना है, गिन लो, 1 2 3 4 5 है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 5 हो गया। 5 इवन है या ऑड है, ऑड है। क्या है, ऑड है। तो मीडियन ऑफ ऑड ऑब्जर्वेशन के लिए मीडियन का फॉर्मूला n+1/2 होता है। तो n की वैल्यू 5, क्योंकि 5 है ना, तो 5 + 1/2, तो 5 + 1 बच्चों 5 + 1 6/2 है ना, तो ये 2 3 है, तो थर्ड ये आ गया 3। तो 3 इज योर नॉट मीडियन। रुको अभी, सबर, 3 इज योर नॉट, 3 आपका आंसर नहीं है, 3 इज नॉट योर आंसर। 3 इज द प्लेस ऑफ योर आंसर वैल्यू, ठीक है। 3 आपका जो आंसर है वो तीसरे नंबर पे है, ये है ये चीज, ठीक है। तो बहुत बच्चे यहीं पे निकाल कर बोलते मेरा आंसर आ गया, नहीं भैया अभी नहीं, आपके आंसर का पोजीशन आया। अब जाओ देखो थर्ड पोजीशन पे क्या नंबर है, तो देखो थर्ड पोजीशन आया है, तो अब आपको लेफ्ट इन थर्ड पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट ऑफ अरेंज डाटा, तो यहां से देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे क्या है, इधर से ही गिनना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे क्या है 5, तो 5 इज योर मीडियन। क्लियर? ऐसे करना है, ध्यान से करना इसको, ठीक है। अब यही मैं बता दूं कि अगर ये ग्रुप्ड डाटा अगर आ जाए, इस तरीके से टेबल वाला क्वेश्चन आ जाए और फिर बोले कि अब आप मीडियन निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो एक क्वेश्चन से मैं आपको ये डाउट क्लियर करता हूं, ठीक है। तो देखो यार, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में ये टेबल दिया हुआ है, ये टेबल दिया हुआ है, क्लियर है। अब ये टेबल में क्या है, मार्क है, 0 से 10 लाने वाले कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। 10 से 20 लाने वाले 3 बच्चे हैं, 20 से 30 लाने वाले 4 हैं, 30 से 40 लाने वाले 3 हैं, 40 से 50 लाने वाले 3 हैं, 50 से 60 लाने वाले 4 हैं, 60 से 70 लाने वाले 7 हैं, 90 से 100 लाने वाले 8 हैं, है ना। इस तरीके से एक क्वेश्चन दिया रहेगा आपको और बोल देगा कि भाई इसका क्या निकालो, मीडियन निकालो, मीडियन निकालो, है ना। तो मीडियन कैसे निकालो, तो सबसे इसमें कुछ आपको 9 स्टेप फॉलो करोगे और आपका आंसर आ जाएगा, टोटल 9 स्टेप। पहला स्टेप क्या है बच्चों, देखो मीडियन का पहले फॉर्मूला दिखा देता हूं, उसके बाद स्टेप्स पे आएंगे। तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों ये होता है, दिस इज योर मीडियन निकालने का फॉर्मूला। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF, CF इज योर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन F इज योर फ्रीक्वेंसी into में H, where L is the lower limit of median class, N is the number of observation, CF is the commutative frequency of class preceding the median class, F is your frequency of median class and H is the class size, ठीक है। इन सारी वैल्यूज को हमें L, N, CF, F और H वैल्यूज निकाल कर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। बट उससे पहले ये सब वैल्यूज निकालते कैसे हैं वो हमें ध्यान देना होगा। तो इसी का स्टेप नंबर 1 है, अरेंज दिस डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर इन अ टेबल। अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, ओके, तो देखो ये पहला जो स्टेप है ना, इस क्वेश्चन में काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें डाटा उल्टा पुल्टा लिखा रहता है ना, बड़ा नंबर नीचे छोटा ऊपर इस तरीके से लिखा रहता है, तो उनको अरेंज फॉर्म में बनाना पड़ता है। बनाकर आपने क्लास 9th में बहुत, ये मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन होता तो क्या आप ये टेबल नहीं बना पाते, ये टेबल नहीं बना पाते। क्लास 9th में क्या पढ़ा है यार, ये टेबल बनाना कितना, मान लीजिए क्वेश्चन में सिर्फ आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, तो क्वेश्चन पढ़कर ऐसा टेबल नहीं बना लोगे, जरूर बना लोगे यार, क्यों नहीं बना सकते हो,
जरूर बना सकते हो। तो ऐसा टेबल बना लेना। टेबल बनाने के बाद आपने देखा यार डाटा इधर का उधर लिखा हुआ है, खुद ही देख कर समझ में आ जाएगा, है ना। तो उसको पहले अरेंज करो, और ऑलरेडी अगर अरेंज, जैसे ये देखो अरेंज है 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, इस तरीके से अरेंज है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। स्टेप 2, फाइंड CF एंड ड्रॉ टेबल। अब आपको क्या करना है, सबका कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करके सबकी कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और टेबल में लिखते जाना है। तो ये देखो, ये इस टेबल को मैंने फिर से ड्रॉ किया, इधर मैंने मार्क्स लिखा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इट इज़ योर फ्रीक्वेंसी, यही तो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज योर फ्रीक्वेंसी है। अब मैं यहाँ पे निकालूंगा कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ निकालूंगा। ये कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं, सबसे पहले जो हम आपका फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को वैसे का वैसे ही लिख दो। तो 5 का कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 5 ही, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप, इस 5 को प्लस कर देना है इस 3 से, है ना। इस 5 को 3 से प्लस करके इसकी वैल्यू लिख देनी है यहाँ पे, है ना। तो मैं इस यहाँ पे लिख देता हूँ 5 + 3 दैट इज इक्वल टू 8। अब 8 आ गया। अब इस 8 को इस 4 से प्लस कर और इस 12 आ जाएगा 12 आपका, ठीक है। तो ये 12 कैसे आया, आपका जो 8 आया, 8 को आपने 4 से प्लस किया तो 12 आ गया। वैसे ही इस 12 को इस 3 से प्लस कर दो तो आपका आ जाएगा 15। तो 12 को 3 से प्लस कर दो तो आपका आ जाएगा 15, ठीक है, इस तरीके से। फिर 18 लाने के लिए 15 को इस 3 से प्लस कर दो तो आ जाएगा 18, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत छोटा बन गया ना टेबल, इस तरीके से आपको इसका बनाते जाना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप काफ़ी अच्छे से समझ जाओगे, लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप समझ जाना। चलिए अगला स्टेप चलते हैं बच्चों। स्टेप नंबर 3 है हमारा, फाइंड n/2। n/2 की वैल्यू फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि देखो फॉर्मूले में बच्चों देखो n/2 है ना, n/2 की वैल्यू फाइंड करना है। तो n/2 की वैल्यू कैसे निकलेगा, हियर 53/2, फिर n की वैल्यू 53 इस बार ये जो भी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, इस फ्रीक्वेंसी सबको प्लस कर देना है, तो इससे आएगी आपकी टोटल वैल्यू 53, डेट 53 इज योर n, ठीक है। अब इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा आपका 26.5। तो n/2 की वैल्यू आ गई 26.5, हमारा ये काम हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, जब ये कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकालोगे ना, कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसकी जो आखिरी वैल्यू होगी और इस फ्रीक्वेंसी को प्लस करोगे तो इसकी जो वैल्यू होगी दोनों सेम होना चाहिए, चेक जरूर कर लेना। ये दोनों सेम है तभी आपकी जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आपने निकाला है वो सही है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ये ट्रिक है सॉल्व करने का, ठीक है। चलो, सो फाइंड द वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन। अब आपकी n/2 की वैल्यू आ गई कितनी, 26.5। तो आपको ये क्या करना है, इससे एक ज़्यादा लेना है। 26 आपको मॉडल क्लास फाइंड करना है। सबसे पहला काम होता है मॉडल क्लास फाइंड करना। मॉडल क्लास फाइंड करने के लिए कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना है। पहले टेबल बनाने के बाद n/2 की वैल्यू निकालनी है, दैट इज आ गया 26.5। अब 26.5 टेबल में तो है नहीं, तो इससे एक ज़्यादा फाइंड द वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन n/2, डेट इज 26.5 से जस्ट एक ज़्यादा थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो 26.2 से ज़्यादा क्या है, 29 है। तो ये जो 29 है ना बच्चे, आपका यही है आपका मॉडल क्लास। ये लो आपका मिल गया मॉडल क्लास, 29 जो है ना यही है आपका मॉडल क्लास। तो अपन इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये है आपका मॉडल क्लास, इसको कर लो मार्क, ठीक है, मॉडल क्लास मिल गया। नाउ स्टेप नंबर 5, मार्क 29 कॉलम इन द टेबल। तो 29 कॉलम को हमने मार्क कर लिया। स्टेप 6 है बच्चों, टेक लोअर लिमिट फ्रॉम दिस। अब आपको L की वैल्यू मिल जाएगी, मॉडर्न क्लास मिल गया आपको, तो उसकी लोअर लिमिट 60, वो आपकी L की वैल्यू। तो L की वैल्यू हो गई 60, हमारा एक चीज़ मिल गया, यहाँ से n/2 मिल गया, यहाँ से L मिल गया, ठीक है। अगला है क्लास साइज। मॉडल क्लास देखो 70 और 60, 70 में से 60 गया तो क्लास साइज H की वैल्यू निकली कितनी, 10। नाउ फ्रीक्वेंसी, इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7 है, तो F की वैल्यू मिल गई आपकी 7, ठीक है। ओके, नाउ अगला आखिरी स्टेप है फाइंड द वैल्यू ऑफ CF, एक्चुअल कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। और ये CF होता क्या है,
टेकन प्रिसाइडिंग ऑफ मीडियन क्लास, जो आपका मीडियन क्लास है उसका एक प्रिसाइडिंग वाला CF निकाल लेना है आपको। तो मीडियन क्लास है 29, इसका प्रिसाइडिंग मतलब एक पहले वाला, तो पहले वाला क्या है 22, तो CF हो गया 22। ठीक है, तो आपकी क्या क्या वैल्यू निकली, L निकला 60, H निकला, क्लास साइज 70 ये वाला था ना, ये वाला है ना, तो L की वैल्यू 60, H की वैल्यू 10, फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी है 7, ये मिल गया है ना। फिर आपको मिल गया क्या, इसके बाद आपको चाहिए था n/2 की वैल्यू आपको पता ही है 26.5 है ना, और कहिए तो H आपको हो गया, F हो गया, CF कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, एक पहले 29 से एक प्रिसाइडिंग 22, तो ये 22। ये देखो यहाँ इस फॉर्मूले में सारे वैल्यूज को पुट करो तो आपका 66.4 आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज योर मीडियन ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, सो बच्चों जनरली हमारा हो चुका है क्लास खत्म। मैंने आपको मीन, मीडियन और मोड तीनों बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया, तीनों पे मैंने एक एक क्वेश्चन भी करा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रैक्टिस करो, आज पूरे दिन बैठकर ये चैप्टर खत्म कर देना है। बट जाने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने के जाना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए आपका जो मीडियन निकालने के लिए बोल दिया और क्वेश्चन कुछ इस तरीके का रहा, गाइज मेरा काम है कि मैं वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपको करा दूं ताकि उससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आए आप आसानी से कर सको। ठीक है, तो एक और वेराइटी का क्वेश्चन मीडियन में बच रहा है, वो कुछ इस तरीके का है। आपके पास एक टेबल है, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 525, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना बता दिया है, 100 है। क्लियर, ये पहले से ही बता दिया गया है और एक टेबल दे दिया है। तो 0 से 100 इंटरवल में की फ्रीक्वेंसी 2 है, 100 से 200 की 5 है, 200 से 300 की x है। ओहो x, ये क्या होता है, 300 से 400 12 है, वैसे ही 17 20, 600 से 700 में y है। ये बाकी सब तो ठीक है, ये x और y, ऐसा क्वेश्चन को कैसे करें सर? हैं सर, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें, ऐसा तो हमने किया ही नहीं। तो यार इसको मैं बता रहा हूँ ना कैसे करें। पहला स्टेप मीडियन निकालना है ना, सेम अरेंज करो। अगर ये अरेंज नहीं है तो अरेंज करो। तो क्या ये अरेंज है? यस, एकदम सही अरेंज है, तो उसको वैसे ही टेबल बना लो। अगला स्टेप कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। तो सबकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी पहले वाले को वैसा है का वैसा ही लिख दो, दूसरा वाला 7 की वैल्यू इस 2 को इस 5 से प्लस कर दो, है ना। तो ये 2 + 5 7। ठीक है, अब इस 7 को x से प्लस कर दो, इस x से, तो आ जाएगा 7 + x। जाहिर सी बात है, सॉल्व तो होगा नहीं x वैल्यू। तो वैसे ही आप पूरा ये बनाकर एक ये आपकी टेबल इस तरीके से बन जाएगी। ये आपकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। ओके, नाउ इट इज गिवन दैट n की वैल्यू टोटल फ्रीक्वेंसी, सॉरी दिस इज नॉट f, टोटल फ्रीक्वेंसी दिया है ना, फ्रीक्वेंसी का सम, पूरे फ्रीक्वेंसी का सम, n की वैल्यू दिया है 100। तो n/2 कितना हो जाएगा, 50। n/2 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका 50। ठीक है, हमें एक चीज पता है, पिछला क्वेश्चन से एक चीज हमें पता चल गया था। पिछले क्वेश्चन में देखिए, पिछले क्वेश्चन में कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का जो आखिरी डिजिट आया था वो किसके बराबर था, वो किसके बराबर था, टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर था। दोनों सेम है, ऐसे ही चेक करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारी आखिरी कम्यूटेटिव की वैल्यू क्या आई है, आखिरी देखो, आखिरी कम्यूटेटिव की वैल्यू क्या आई है, 76 x + y, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होना चाहिए। और टोटल फ्रीक्वेंसी में देखो यहाँ x है और y है, तो हमें, लेकिन टोटल फ्रीक्वेंसी हमें तो पता नहीं था, बट क्वेश्चन में ऑलरेडी हिंट में दे दिया टोटल फ्रीक्वेंसी इज योर 100। तो टोटल फ्रीक्वेंसी n की वैल्यू कितनी है, 100। तो कैन वी राइट 76 + x + y = 100? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, है ना। सो यहाँ से 76 को इधर माइनस कर दो तो x + y = 24। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। लो, आपको पहला इक्वेशन मिल गया। नाउ द मीडियन इज 525। देखो लिख दिया क्वेश्चन में, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा 525 आपका मीडियन है। ठीक है, तो द मीडियन इज 525 विच लाइज इन द क्लास 500 and 600। 500 and 600, मीडियन कितना बोला है, 525, है ना। तो 525 कहाँ आएगा, 500 और 600 के बीच में ही आएगा, है ना। यही तो होता है ना मीडियन, 500 और 600 के बीच में आएगा। तो इसमें, इसी में आपका आया है मीडियन। तो 500 600 यही है आपका मॉडल क्लास, यही है आपका मॉडल क्लास, ये मिल गया आपको मॉडल क्लास।
ठीक है। इसकी लोअर लिमिट है 500, इसकी फ्रीक्वेंसी है कितनी 20, फ्रीक्वेंसी है 20, तो यहाँ पर लिख दो 20। CF कितनी है इसकी, एक पहले वाला 36 प्लस x, और क्लास साइज कितना है बच्चों, 600 में से 500 गया 100, क्लास साइज आपका ये आ गया। अब मीडियन के फॉर्मूले में पुट कर दें, ये अपना मीडियन का फॉर्मूला है जिसमें हमारा L की वैल्यू कितना आया है, देख लो L की वैल्यू है लोअर लिमिट 500 उस मॉडल क्लास का, H उस क्लास की साइज थी 600 में से 500 गया 100, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आया था 36 प्लस x, है ना, n/2 विच इज 100/2 विच इज इक्वल टू 50, ये भी आ गया, है ना। और फ्रीक्वेंसी f की वैल्यू 20, सारी वैल्यूज को पुट कर दो, सारी वैल्यूज को पुट कर दो बच्चों। तो सारी वैल्यूज को पुट करोगे तो इस तरीके से आपका इक्वेशन बन जाएगा। इनका फिर इन इक्वेशन ये देखो, ये 0 से 0 काट दो और 2 5 ये 5 हो गया और ये 5 बच गया यहाँ पे, और ब्रैकेट में ये 50 में से 36 गया तो 14 माइनस x इंटू 5 बचा रह जाएगा, और ये 500 इधर प्लस में तो इसको इधर भेज दो तो ये इधर ये आ गया, तो 525 में से 500 गया तो 25 बचा 14। अब ये 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करता तो 14 5 70 एंड 5x माइनस 5x, तो 5x की वैल्यू आ गई 70 माइनस 25, इधर उधर कर दो, ये आ गई 45, x की वैल्यू आ गई 9, x की वैल्यू आ गई 9। अब जो आपका फर्स्ट इक्वेशन था फ्रॉम 1, पहला जो इक्वेशन आपने बनाया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, उसकी वहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो तो y आ जाएगी 15, ठीक है। और इस तरीके से आप ये वैरायटी का भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हो, आपकी x और y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। सो आशा करता हूँ गाइज ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इतना ही पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद का जो अगला एक्सरसाइज है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ वगैरह वो इस साल नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उस टॉपिक पे भी हम वीडियो बना देंगे अगले सेशन में, बट अभी के लिए बस आपको इस चैप्टर से इतना ही पढ़ना है। इनके क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो बस, और कुछ नहीं, आपका ये चैप्टर भी खत्म। अब गाइज हम अपने आखिरी चैप्टर नेक्स्ट कल हम पढ़ लेंगे, कल खत्म कर देंगे पूरा, मैथ्स हमारे चैनल पे खत्म हो जाएगा, फिजिक्स ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, बायो हमारा ऑलरेडी खत्म हो गया है, हिस्ट्री खत्म हो गया है, केमिस्ट्री जस्ट चालू होने वाला है, मैथ्स कल हमारा खत्म हो जाएगा, कल या परसों तक। कल अपन प्रोबेबिलिटी कर लेंगे और जो कंस्ट्रक्शन का चैप्टर बचा है उसको अपन परसों करके मैथ्स खत्म। हर चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं देने लग जाऊंगा आपको उसके बाद, और साथ में हमारी केमिस्ट्री चलती रहेगी, बायो की प्रैक्टिस आपकी हो ही रही है, क्लियर है। तो हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए हम यहाँ पे अवेलेबल कराए हैं, तो यार इंजॉय करो ना इस फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों का, है ना, पेड वाले में क्यों इधर उधर जा रहे हो, हर चीज़ क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। और मैं कह रहा हूँ आखिरी दिन, एग्जाम के आखिरी दिन तक मैं आपके साथ हूँ, कुछ ना कुछ कराते रहूँगा जिससे आपकी रेगुलर प्रैक्टिस बनी रहे, कुछ भी ना छूटे। टेस्ट ले लेंगे, लाइव टेस्ट ले लेंगे, डाउट सेशन रख देंगे, कुछ भी करेंगे गाइज, आपके आखिरी दिन तक मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।